यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कि ऑडियो तो आ ही रहा है, ठीक है। रिलक्टेंस ऑफ स्ट्रेट मैग्नेटिक पाथ, जो स्ट्रेट मैग्नेटिक पाथ रहेगा उसका रिलक्टेंस क्या रहेगा यहाँ। तो स्ट्रेट मैग्नेटिक पाथ रहेगा, उसका रिलक्टेंस रहेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब जो भी एरिया रहेगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रहेगा रिलक्टेंस ऑफ स्ट्रेट मैग्नेटिक पाथ। जैसे हमारे पास रिलक्टेंस एस की वैल्यू क्या होती है, एल ऑफ म्यू नॉट म्यू आर ए होती है, म्यू नॉट म्यू आर ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पष्टली देख रहे हैं ये एरिया है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है रिलक्टेंस की वैल्यू। तो ये रिलक्टेंस का फार्मूला है हमारे पास, और इसको हम रिलक्टेंस को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर टर्न पर वेबर में मेजर करते हैं। एम्पियर टर्न पर वेबर इसका यूनिट होता है, मेजरमेंट का यूनिट। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं लेंथ के ये डायरेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एस है वो डायरेक्टली, रिलक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद में हम आंसर पर जाएंगे। देखिए, इन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी एट ए एंगल ऑफ थीटा विथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द ईएमएफ इंड्यूड विल बी। तो ईएमएफ इंड्यूड हमें निकालना है, कंडक्टर एक्स मीटर ट्रेवल करता है टी सेकंड में, ये हमें एज्यूम कर लेना है। लेंथ दे रखी है एल मीटर, वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, एक्स मीटर ट्रेवल कर रहा है टी सेकंड में, तो एक्स बटे टी यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी। भी दे रखी है यहाँ पर, कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है, तो फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर में कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी दे रखी है, और एंगल जो दे रखा है वो थीटा दे रखा है। एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ई इक्वल टू वी एल वी साइन थीटा से निकालते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में वी तो कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, ये बी जो है वो एक्स बटे टी है, मतलब कि डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा ये वी की वैल्यू, और साइन थीटा ये है वैल्यू। इसका मतलब हम कह सकते हैं डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू बी है, हमें पता है, और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी वी एल साइन थीटा डी एक्स बाई डी टी। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन में दिया रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा, ये इंड्यूड ईएमएफ रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंटी एट, 77 हो गए, 78 देखते हैं। एक सर्किट हमें देखना है, सर्किट जिसका प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एक सर्किट हमें देखना है जिसका प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसके ऑपरेशन के हिसाब से चेंज होता है। तो वो हमारा सर्किट क्या कहलाएगा, यूनिलैटरल सर्किट कहलाएगा, क्योंकि इनमें सप्लाई वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन अगर बदल देते हैं तो क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मतलब प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ही हम ऑपरेशन का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाती है, तो वो यूनिलैटरल हमारे पास एलिमेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, परमियंस इन ए मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगियस टू, मतलब मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस जो है वो किसका एनालॉगियस होती है।
इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। परमियंस होती है रिलक्टेंस। तो परमियंस एनालॉगस पूछा है, ये इन्वर्स नहीं पूछा है। इन्वर्स होती है रिलक्टेंस के, लेकिन एनालॉगस होती है कंडक्टेंस के। जैसे कंडक्टेंस हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है, वैसे ही परमियंस हमारे पास में मैग्नेटिक सर्किट के अंदर होती है। तो ऐसे हमें क्या करना है, कुछ चीज़ों के बारे में हमें देखना है, जैसे कंडक्टेंस इलेक्ट्रिक के अंदर, परमियंस मैग्नेटिक सर्किट के अंदर। उसके बाद में हम देखें फ्लक्स। जैसे फ्लक्स हमारा मैग्नेटिक सर्किट के अंदर होता है, थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं इन चीज़ों को। देखिए क्या है, ऊपर जगह कर देता हूँ थोड़ी सी मैं यहाँ पर, थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एनालॉगस चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं थोड़ी सी। जैसे मैग्नेटिक सर्किट में क्या रहता है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक सर्किट है, एमसी मतलब मैग्नेटिक सर्किट है, ईसी मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट है। जैसे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स जो होता है वो होता है एमएमएफ डिवाइड बाई रिलक्टेंस। यानी एमएमएफ में अगर हम रिलक्टेंस का भाग दे देते हैं तो मैग्नेटिक सर्किट का फ्लक्स आ जाता है। जबकि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर उसी में करंट होती है, करंट होता है बी डिवाइड बाई आर। तो आर से रिलक्टेंस हो गया मैग्नेटिक सर्किट में, बी से एमएमएफ हो गया मैग्नेटिक सर्किट में। तो इस बी को हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं। इस बी को क्या बोल सकते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो एमएमएफ होता है एम्पियर टर्म में, और यहाँ पर ईएमएफ वोल्टेज में होता है। ठीक है। रिलक्टेंस की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, एल डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू आर ए। यहाँ पर रिलक्टेंस की वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो एल वाई ए सर्किट के अंदर। मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जो फ्लक्स डेंसिटी होती है बी, क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी बी, ये फाई डिवाइड बाई एरिया होता है। फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है। जैसे कि यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी होती है, ये फ्लक्स डेंसिटी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब जे की वैल्यू जो होती है वो होती है वन करंट डिवाइड बाई ए स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर। ये भी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में होती है। और इधर जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर में होती है। किसके अंदर होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर के अंदर होती है। और बाकी चीज़ें देखते हैं और थोड़ी सी। जैसे एमएमएफ मैग्नेटिक सर्किट के अंदर एमएमएफ जो ड्रॉप होता है, एमएमएफ ड्रॉप होता है फाई इंटू एस, ये होता है एमएमएफ ड्रॉप मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, एमएमएफ ड्रॉप। जबकि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो होता है बी इक्वल टू आई आर। ठीक है। इसके अंदर जो इंटेंसिटी होती है मैग्नेटिक सर्किट की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है एच की वैल्यू वो होती है एन इंटू आई डिवाइड बाई एल। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो होती है ई इक्वल टू बी डिवाइड बाई डी। यहाँ पर जिसको हम परमियंस बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर जिसको हम परमेबिलिटी बोलते हैं, परमिएबिलिटी मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो ये एनालॉगियस है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में है। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप है। क्या होता है हमारा हिस्टैरिसीस लूप।
ये बंद हो गया है यार, 1 मिनट। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टैरिसीस लूप है, वो किस टाइप का होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टैरिसीस लूप नॉन लीनियर होता है। पहली बात तो हिस्टैरिसीस लूप जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है, किस तरीके से बनता है वो हम देख लेते हैं। हिस्टैरिसीस लूप जैसे कि फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये फ्लक्स डेंसिटी होगा बी। तो हिस्टैरिसीस लूप हम बना रहे हैं किसका? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। और इधर होता है फ्लक्स इंटेंसिटी एम्पियर पर, इंटेंसिटी होता है एम्पियर टन पर मीटर, एम्पियर टन पर मीटर। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हिस्टैरिसीस लूप बनेगा। तो इन दो पॉइंट के बीच का जो लूप है वो हमारा हिस्टैरिसीस लूप कहलाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नी पॉइंट। और इसके बाद में जो चीज़ आती है वो सेचुरेशन में चला जाता है। तो बी की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, बी वैल्यू होगी म्यू नॉट म्यू आर एच, ये बी की वैल्यू होगी हिस्टैरिसीस लूप के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि म्यू आर जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर होंगे होंगे उनके अंदर म्यू आर जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है। वो क्या करता है, म्यू आर की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है किसके साथ में? हम देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के साथ में, मतलब फ्लक्स डेंसिटी के साथ में ये म्यू आर की वैल्यू चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसका कर्व लीनियर नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होंगे उनका हिस्टैरिसीस लूप नॉन लीनियर रहेगा। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज रीजन के अंदर हम देखते हैं, अगर कोई स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज रीजन है तो उसके अंदर हमें क्या देखना होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसके अराउंड स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है। मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों ओर एक एरिया रहता है, मतलब एक रीजन रहता है। उस रीजन में अगर कोई और इलेक्ट्रिक चार्ज लाने की कोशिश करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज पर बल कार्य करने लगता है। तो उस एरिया को जिसके अंदर हम चार्ज लाने की कोशिश करते हैं उस एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या होती है? एमएमएफ इसकी यूनिट होती है एमएमएफ की। और एमएमएफ को कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई? कैलकुलेट कर सकते हैं एमएमएफ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। इससे भी हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर हम फ्लक्स डिवाइड बाई रिलक्टेंस से भी एमएमएफ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक हमारे पास में क्या है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, उसको 1 वीबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 50 मीटर पर सेकंड की दर से समकोण पर गति कर रहा है। मतलब एक वायर है, लेंथ है उसकी 50 सेंटीमीटर, वो राइट एंगल पर मूव कर रहा है इसकी लेंथ पर 50 मीटर पर सेकंड की वजह से, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी डेंसिटी है पर 1 मीटर पर मीटर की पावर स्क्वायर, 1 मीटर पर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी दे रखी है। हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कंडक्टर निकालना है जब डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू फील्ड है, तो हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E इक्वल टू वी एल वी साइन थीटा, ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है। V की वैल्यू कितनी है, 50, ठीक है, और L की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर दे रखा है, इसमें हम देखें लेंथ यहाँ पर देखिए 50, बी की वैल्यू देखिए 1, क्योंकि 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर है मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड डेंसिटी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1, मतलब बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, वी एल वी, और ये बी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना होगा यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो 50 इंटू 10⁻², और साइन थीटा का मान कितना होता है, 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 10⁻², मतलब 25 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास, तो 25 वोल्ट हमारे पास आंसर रहेगा, 25 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं 84, इनमें से हमें देखना है मैग्नेटिक सर्किट के अंदर कौन कौन से हैं जो करंट और रेजिस्टेंस, जैसे इलेक्ट्रिक के अंदर करंट और रेजिस्टेंस होते हैं, वैसे मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्या होता है, जैसे रेजिस्टेंस जैसे होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्या होता है, रिलक्टेंस होता है, और जैसे करंट होती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो करंट को हम कैसे देख सकते हैं, एक तरफ इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट रहता है, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स रहता है। मैग्नेटिक सर्किट में हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस रहता है, और जबकि मैग्नेटिक सर्किट में क्या रहता है, रिलक्टेंस रहता है, रिलक्टेंस। इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है, जबकि मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टिविटी रहती है या कंडक्टेंस रहता है, वो जबकि मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस रहता है, परमियंस रहता है, परमियंस, परमियंस रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि एनालॉगियस हैं, या फिर हम इनको सिमिलर बोल सकते हैं। यहाँ पर हम देखें वेलास्टिक टेस्ट यूज किया जाता है मैग्नेटिक मेजरमेंट में, तो वेलास्टिक टेस्ट मैग्नेटिक मेजरमेंट में यूज किया जाता है, उसका लॉजिक क्या है वेलास्टिक टेस्ट यूज करने का, तो मैग्नेटिक मेजर में जो वेलास्टिक सेल हम यूज करते हैं उसका रीजन है कि फ्लक्स डेंसिटी, मतलब उसको हम डिटरमाइन करते हैं, फ्लक्स डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन फोर्स एंड बीएच कर्व और हिस्टैरिसीस लूप हैं, कोई भी स्पेसिमेन की अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें वेलास्टिक टेस्ट का यूज करना है। मतलब मैग्नेटिक मेजरमेंट में वेलास्टिक टेस्ट का हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम फ्लक्स डेंसिटी को मेजरमेंट कर सकें, डेंसिटी को मेजरमेंट कर सकें, या फिर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम मेजरमेंट कर सकें, बीएच कर्व और हिस्टैरिसीस लूप है कोई भी, उसका हम मेजरमेंट कर सकें, मैग्नेटाइजिंग फोर्स का हम मेजरमेंट कर सकें।
या फिर हम बोल सकते हैं बी एच कर्व का हम मेजरमेंट कर सकें, बी एच कर्व किस तरीके से रहेगा उसका मेजरमेंट कर सकें, या स्टेसिस लूप है किसी स्पेसिमेन का उसको हम मेजरमेंट कर सकें, स्टेसिस लूप का हम मेजरमेंट कर सकें। इसलिए यहाँ पर वेलेस्टिक टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। 86, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी फ्री स्पेस की क्या होगी? फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए, फ्री स्पेस की जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है वो होती है 4 पाई × 10⁻⁷। ये म्यू नॉट का मान होता है, ये हेनरी पर मीटर होता है। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है ये, इसका मान क्या होता है? हेनरी पर मीटर होता है ये, हेनरी पर मीटर। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है ये फ्री स्पेस की है। किसकी है? फ्री स्पेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब एक फ्लक्स है हमारे पास, क्या है? फ्लक्स फॉलोड ए पाथ नॉट इंटेंडेड। मतलब एक फ्लक्स है जो कि एक पाथ को फॉलो करता है, नॉट इंटेंडेड फॉर इट। मतलब एक ऐसा फ्लक्स है जो कि उसके लिए वो पाथ बना नहीं है, उस पाथ को वो फॉलो करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लीकेज फ्लक्स कहेंगे। तो लीकेज फ्लक्स ऐसा फ्लक्स है कि जो हमारा क्लोज सर्किट रहता है मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, उसको अगर जो पाथ को फॉलो करता है उसको तो हम बोलते हैं यूजफुल फ्लक्स। और कुछ है, कुछ पार्ट जो ऐसा होता है वो मैग्नेटिक सर्किट में इधर उधर चला जाता है, मतलब यूजफुल नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। मतलब यूज नहीं आ पाता है वो पूरा, एग्जैक्ट वो यूज नहीं आ पाता है, इसलिए उसको लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि दो पैरेलल कंडक्टर हैं, वो करंट कैर ले जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उन दूसरों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। एक दूसरे के विपरीत ले जा रहे हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर सेम डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और एक डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत ले जा रहे हैं तो रिपल्सिव लगेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में ले जाते हैं तो आकर्षण बल लगता है, क्योंकि इसमें इस तरीके से फ्लो होगा और उसमें इस तरीके से फ्लो होगा। तो यहाँ पर हम देखें सेम डायरेक्शन लग रहा है, मतलब आकर्षण होगा सेम डायरेक्शन ले जा रहे हैं तो। लेकिन विपरीत डायरेक्शन ले जा रहे हैं मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो थंब किस चीज को डिनोट करता है? तो यहाँ पर जो थंब है आपका वो किसको डिनोट करता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर फोर फिंगर आपकी लाइन ऑफ फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है राइट हैंड रूल में, फोर फिंगर अगर आपकी लाइन ऑफ फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो थंब आपका मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर का मोशन है उसकी डायरेक्शन है उसको थंब आपका रिप्रेजेंट करेगा। और
हमारा जो तर्जनी है, मतलब उंगली है, वो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमारा अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोटर, मोशन ऑफ कंडक्शन। मोशन ऑफ कंडक्टर को ये रिप्रेजेंट करेगा। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इफ द सरफेस एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वेक्टर है सरफेस का, वो परपेंडिकुलर टू चला जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा रहेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा अगर परपेंडिकुलर चला जाता है तो। क्यों रहेगा? क्योंकि फाई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? बी ए कॉस थीटा हो जाएगी। और कॉस जीरो का मान क्या होता है? कॉस जीरो का मान जीरो ही रहता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू हमें 90 डिग्री दे रखी है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि कॉस थीटा कॉस जीरो की मान, कॉस 90 का मान जीरो होता है। और सरफेस एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस, मतलब वेक्टर ऑफ सरफेस है वो परपेंडिकुलर दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी वजह से जीरो हुआ है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 0.1 हेनरी इंडक्टर दे रखा है, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो हमें इंडक्टेंस और करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंडक्टेंस होता है ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। 2 पाई है हमारे पास में, पाई की वैल्यू 3.14 है, एफ की वैल्यू 50 हर्ज है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है। 2 पाई एफ एल, इंडक्टेंस हमारा आपके पास 0.1 है, तो ये आ जाएगा 31.42। 31.42 हमारे पास या तो सी ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा। अभी हमें क्या निकालना है? इंडक्टेंस तो निकाल लिया, करंट की वैल्यू निकालनी है। करंट की वैल्यू क्या होती है? करंट होता है हमारा, जो भी वोल्टेज है हमारा 200 वोल्ट डिवाइड बाई जो इंडक्टेंस आया है, इंडक्टेंस है 31.42, मतलब 6.37 के आसपास आंसर आएगा। तो 6.37 यही ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी हो इंडक्टर के अंदर, तो जो भी वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे? इंडक्टेंस से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 62। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम जनरली किसका इस्तेमाल करते हैं? अगर हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हम जनरली कोबाल्ट स्टील का यूज करते हैं। परमानेंट मैग्नेट अगर हमें बनाना है तो हम किसका यूज करते हैं? ठीक है, कोबाल्ट स्टील क्या है हमारा? एक मैग्नेटिक जो मटेरियल है, जिसका स्थायी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और मॉडर्न हमारे पास में मैग्नेटिक मिश्र धातु है ये। तो कोबाल्ट स्टील को हम किस किस को मिला करके बनाते हैं? कोबाल्ट स्टील में हमारा 57 से 54.5% तक हमारा क्या होता है? आयरन होता है कोबाल्ट स्टील में। आयरन के बाद में 0.5% हमारा कार्बन होता है। कार्बन के बाद में 0.5% या 5% हमारा क्रोमियम होता है, कार्बन क्रोमियम। फिर हमारा 3 से 6% तक डब्लू होता है, और फिर 34% तक कोबाल्ट होता है। तो उससे कोबाल्ट स्टील बनाया जाता है। कोबाल्ट स्टील के और क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं?
इसको हम मैग्नेटाइजिंग करते हैं तो भी कठिनता से होता है और डीमैग्नेटाइजिंग भी कठिनता से होता है। इसका जो हिस्टैरिसीस लूप होता है, हिस्टैरिसीस लूप बड़ा होता है इसका, कोबाल्ट स्टील का हिस्टैरिसीस लूप। और मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग दोनों प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लेता है। रिटेंटिविटी इसकी अच्छी होती है। रिटेंटिविटी अच्छी रहेगी। फिर कोर्सिव फोर्स इसका अच्छा रहता है। कोर्सिव फोर्स ठीक है। हिस्टैरिसीस लूप की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है आपके, आयताकार होती है। हिस्टैरिसीस लूप की फ्रीक्वेंसी आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर। और जैसे हिस्टैरिसीस लूप की प्रकृति आयताकार हो गई, और ज़्यादा जो कठोर चुंबक होता है किसी मटेरियल के अंदर तो वो महंगे भी होते हैं। और मैग्नेटिक रिलक्टेंस भी इसका काफ़ी हाई होता है। मैग्नेटिक रिलक्टेंस भी इसका ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर, सिल्वर, डायमंड ये किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये सभी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। कॉपर, सिल्वर, डायमंड। तो डायमंड से याद आना चाहिए सोना, चांदी। डायमंड डी मतलब डाईमैग्नेटिक, तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल हैं। और इनकी जो मैग्नेटिविटी होती है वो म्यू आर से कम होती है। तो डाई मैग्नेटिक है तो म्यू आर से कम होगी इनकी मैग्नेटिक। फिर है पैरामैग्नेटिक या एरो। हम देखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, देख लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? चुंबक को ये क्या करते हैं, अपनी ओर शीघ्र ही आकर्षित कर सकते हैं इनको। चुंबकशीलता म्यू आर है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 100 से 5000 तक इसकी म्यू आर होती है। किसकी? फेरोमैग्नेटिक की 100 से 5000 तक म्यू आर की वैल्यू। और जैसे लोहा, इस्पात, निकल, कोबाल्ट जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, और निकल और इस्पात। ठीक है। तीसरा होता है फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसको हम छोड़ते हैं। एक एंटी मैग्नेटिक भी होता है, एक पैरामैग्नेटिक भी होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का होता है अनुचुंबकीय होता है एक तरीके से, मतलब जिसमें चुंबकत्व नहीं होता, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मतलब इनमें मैग्नेटिक का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है पैरामैग्नेटिक में, और ये चुंबक को शीघ्रता से आकर्षित भी नहीं करते हैं। म्यू आर की वैल्यू है कुछ ज़्यादा हो सकती है इसमें, जैसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हमारे पास कौन से आ जाते हैं? प्लेटिनम, क्रोमियम, एल्युमिनियम, टिन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, क्राउन, क्राच। ये सभी क्या हैं हमारे पैरामैग्नेटिक में आ जाते हैं। एल्युमिनियम आ जाता है, टिन आ जाता है, प्लेटिनियम आ जाता है, क्रोमियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। ये सभी हमारे पैरामैग्नेटिक कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम देखें कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो किससे बना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा जो बनता है वो बनता है सॉफ्ट आयरन कोर से। जो करंट कैरिंग सॉफ्ट आयरन कोर रहेगी
जो कि अपने चारों तरफ करंट ले जाती है, और उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सॉफ्ट आयरन कोर विथ करंट पासिंग अराउंड इट। नेक्स्ट देखते हैं। तो विद्युत चुंबक क्या होता है? अगर हम विद्युत रोधित तांबे की तार को एक लोहे के मुलायम छड़ के ऊपर लपेट करके उसमें करंट प्रोड्यूस करते हैं या करंट फ्लो करते हैं, तो उसमें जो आयरन है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बन जाएगा, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 95 नंबर क्वेश्चन। एट टाइम t इक्वल टू जीरो विद जीरो इनिशियल कंडीशन, t इक्वल टू जीरो पर जीरो इनिशियल कंडीशन में हमें देखना है कौन कौन सी कंडीशन में सर्किट हमारा ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो देखिए, आपका जो इंडक्टर रहेगा, इंडक्टर की सर्किट टी टाइम t इक्वल टू जीरो प्लस पर जीरो इनिशियल कंडीशन के अंदर इंडक्टर अगर रहेगा तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा t इक्वल टू जीरो प्लस पर। ठीक है, क्योंकि करंट चेंज यहाँ पर नहीं होती है, जीरो प्लस और जीरो माइनस, मतलब टाइम t इक्वल टू जीरो प्लस पर भी करंट वही रहेगी, t इक्वल टू जीरो माइनस पर भी करंट वही रहेगी। तो इंडक्टर हमारे ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन म्यूचुअल इंडक्टेंस, इन म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, इंडक्शन में क्या होता है? वाट पासेज बिटवीन द कंडक्टर इन ऑर्डर टू क्रिएट वोल्टेज, मतलब कंडक्टर के थ्रू क्या पास होना चाहिए ताकि वोल्टेज को क्रिएट किया जा सके। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या करना होगा, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स पासेज बिटवीन द कंडक्टर इन टू क्रिएट वोल्टेज, वो हम किस में कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस में कहेंगे हम। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स हमें प्रोड्यूस करना होता है या पास करना होता है कंडक्टर के बीच में, ताकि हम वोल्टेज को क्रिएट कर सके। ठीक है, लेकिन इस तरीके से हम ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक कि फ्लक्स की रेट में चेंज नहीं किया जाएगा, तब तक ईएमएफ तो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो तो हम देख ही सकते हैं। मतलब दो कंडक्टर के बीच में अगर हमें वोल्टेज निर्माण करना है तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर यूज करना ही करना होगा। लेकिन अगर हमें ईएमएफ प्रोड्यूस करना है तो तब वो ईएमएफ प्रोड्यूस तब तक नहीं होगा जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स की रेट में चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज किया जाता है, मतलब कहाँ पर हम यूज करते हैं? मोटर में, जनरेटर में। तो देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो आपका मोटर में यूज किया जाता है। जनरेटर जी पहले आता है, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल है बाद में आता है। तो इसी तरीके से मोटर के अंदर इसका यूज किया जाएगा, जनरेटर के अंदर यूज नहीं करेंगे। लेफ्ट और राइट हैंड रूल का जनरेटर के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, ये नियम क्या कहता है कि आपकी फर्स्ट फिंगर, और जब आप लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर ये आपस में 90 डिग्री कोण पर रहती है। फर्स्ट फिंगर है वो आपकी चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, बल रेखाएं उनको दिखाती है।
या फिर विद्युत क्षेत्र की या इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको दिखाती है। जबकि दूसरी जो फिंगर रहेगी वो करंट की डायरेक्शन को दिखाएगी, और जो अंगूठा रहेगा आपका वो कंडक्टर की डायरेक्शन दिखाएगा। इसी तरीके से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, वो क्या दिखाता है हमारा, उस पर बात कर लेते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या दिखाता है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ मोशन, कंडक्टर का डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है हमारे पास, कौन सा मटेरियल हम यूज करेंगे मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जहां पर हमें फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा की ज़रूरत है, मतलब हाई फ्लक्स डेंसिटी की ज़रूरत है, तो कौन सा मटेरियल हमें यूज करना पड़ेगा, फेरो कोबाल्ट हमें यूज करना पड़ेगा जहां पर हमें हाई फ्लक्स डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है। फेरो कोबाल्ट है वो पदार्थों को हम क्या कहते हैं, फेरो कोबाल्टों को हम आयरन मैग्नेटाइजिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, it is possible to prevent by very fast operation of switch. The switch spark produced during the switching of an inductance, मतलब ये पॉसिबल है टू वेरी फास्ट ऑपरेशन ऑफ स्विच, द स्विचिंग स्पार्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्विचिंग ऑफ एन इंडक्टेंस। तो ये कब प्रोड्यूस हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप अगर फास्टर सर्किट को ओपन करते हैं तो हायर सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा यहाँ पर, द फास्टर द सर्किट इज ओपन द हायर इज द सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज, सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि जो चेंज है वो बढ़ जाएगा कर, तो इसकी वजह से पॉसिबल नहीं है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट बाई वेरी फास्ट ऑपरेशन ऑफ स्विच द स्विचिंग स्पार्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्विचिंग ऑफ एन और इंडक्शन, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्विचिंग ऑफ जो हो रहा है इंडक्टेंस के दौरान, तो ये स्विचिंग स्पार्क को बहुत ही तेज प्रचालन के द्वारा रोका जाना संभव नहीं है। तो परिपथ को तेजी से खोलने पर इंडक्टेंस जो वोल्टेज है, इंडक्टिव वोल्टेज है वही बढ़ेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, और कुछ होने वाला नहीं है। तो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।